बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो बच्चों, हमारा जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है, हम इसको स्टडी कर रहे थे और करते करते हमने 3 पॉली हैलोजन कंपाउंड को स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। कौन कौन से 3 हैलोजन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स थे वे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने जो कंपाउंड को स्टडी किया था, कौन सा कंपाउंड स्टडी किया था? मिथाइलिन क्लोराइड। फिर उसके बाद जो हमने जो पॉली हैलोजन कंपाउंड स्टडी किया, उसके बाद हमारे पास था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बाद फिर हमने आयोडोफॉर्म को स्टडी किया था। और बच्चों, ऐसे आयोडोफॉर्म को मैंने आपको बताया था कि इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एंटीसेप्टिक इन नेचर। कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्या करता है बच्चों, किसी तरह यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक, क्योंकि वो फ्री आयोडीन रिलीज करता है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों कंप्लीट किया था। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में बच्चों हम फर्स्ट पार्ट में 3 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और नीचे एक बहुत अच्छा सा आप कमेंट भी जरूर लिखो। ठीक है बच्चों, अब हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड पार्ट, किसका? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का। ओके, तो आइए प्यारे बच्चों, मैं हेडिंग लिखता हूं यहाँ पे। क्या हेडिंग लिखेंगे भाई हम? जो फोर्थ वन जो हमारा है, 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो फोर्थ पॉली हैलोजन कंपाउंड है वो है बच्चों हमारे पास CCl4। कौन सा है बच्चों? CCl4। CCl4 नाम क्या होगा इसका? जो CCl4 होता है बच्चों, इसका जो कॉमन नेम होता है, सबसे पहले मैं ऊपर लिख रहा हूं CN मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों इसका बहुत फेमस नेम है ये कॉमन नेम। क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका है कॉमन नेम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका बच्चों? अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग की बात करता हूं तो आईयूपीएसी नेम जो उसका होगा बच्चों क्या होगा? कितने क्लोरीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों क्या? टेट्रा। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा। क्या है बच्चों? टेट्रा। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? क्लोरो। टेट्रा क्लोरो। कितने कार्बन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 1 कार्बन के लिए बच्चों हम वर्ड कौन से यूज करते हैं? मीथ। और क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड्स है तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा? एन। तो क्या बनेगा बच्चों? ये मीथेन। क्या बनेगा? ये मीथेन। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका बच्चों? टेट्राक्लोरोमीथेन। वेरी सिंपल। क्या नाम होगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और बच्चों, मैंने आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब कराया था तो आपको ये भी बताया था मैंने कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे कुछ बच्चे आप में से भी होंगे कि जिनका जो घर का नाम होता है वो स्कूल में जो नाम होता है वो अलग होता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 नाम होते हैं, एक निकनेम होता है इनका और स्कूल में उसका कुछ और नेम होता है। लेकिन जो कॉमन नेम होता है उसको ज्यादा लोग जानते हैं। मतलब आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, मैं आपको मोस्टली कॉमन नेम से जानते हैं। तो ऐसे ही है बच्चों, यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ज्यादा यूज ना होकर क्या यूज होता है? कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का जो कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी से ये ज्यादा फेमस होता है। अब आइए बच्चों बात कि इसको बनाएंगे कैसे सर? प्रिपरेशन मेथड इसका क्या होगा CCl4 का? तो बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपने, बस सिंपल यहाँ पे एक बार रिएक्शन देख लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि CCl4 हम कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। करना क्या है बच्चों? आपने मीथेन लेना है, मीथेन CH4। मीथेन एक कार्बन वाला सबसे सिंपलेस्ट वाला अपने के लिए कौन सा? मीथेन। और मीथेन का करा देना है बच्चों आपने क्लोरीनेशन। ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं सर, जब हम एल्केन का क्लोरीनेशन कराते हैं। तो एल्केन का क्लोरीनेशन बच्चों किसकी प्रेजेंस में होता है? हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? सनलाइट। या तो आप एरो के ऊपर सनलाइट लिखो, लाइट लिखो, या बच्चों फिर आप HNu, क्योंकि HNu भी सनलाइट को ही प्रेजेंट करता है। आपको पता है कि बच्चों सनलाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। तो एक फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है किसकी इक्वल टू होती है? HNu की। तो इसलिए HNu ये वहीं से लिया है, ये लाइट को ही प्रेजेंट करेगा, स्पेशली सनलाइट को। तो आपने मीथेन लिया, क्लोरीनेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में भाई? सनलाइट की। तो होता क्या है बच्चों? यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। कौन रिप्लेस करता है बच्चों? क्लोरीन रिप्लेस करता है। क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह आकर अटैच हो जाएगा। और इस
रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर से कोई एटम आया, उसने उसको वहां से हटाया और खुद उसकी जगह बैठ गया। यही होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बनेगा क्या? यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो 4 हाइड्रोजन थे, कितने बचे भाई? 3 CH3। एक क्लोरीन जाके जिसने इस हाइड्रोजन को हटाया वो अटैच हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl CH3Cl, और बाकी क्या HCl जो बचा वो रिमूव हो जाएगा। अब बच्चों आपने क्या कराना है? ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। बनाना क्या है? CCl4 बनाना है। तो हम फिर से इसका क्या करेंगे बच्चों? क्लोरीनेशन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। फिर से सेम रिएक्शन, ये क्लोरीन यहां से फिर एक हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास बनने वाला जो होगा CH2Cl2 का फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब बनाना क्या है हमने? CCl4। तो अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम फिर से इसका क्या कराएंगे बच्चों? क्लोरीनेशन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे भाई? सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। और बनने वाला यहाँ से फिर से क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो CHCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी भी हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो फिर से इसका हम क्या करा देंगे? फिर से हम इसका बच्चों कराएंगे क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या होगा? ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो CCl4 होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो फॉर्मेशन तो बच्चों बहुत सिंपल है। करना क्या है? आपने मिथेन लेना, इसका क्लोरीनेशन करा देना है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक बार फिर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बाहर, फिर से अटैक करेगा दूसरा हाइड्रोजन बाहर, Cl ऐड होता रहेगा, फिर हाइड्रोजन और 4 के 4 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जब 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो 4 Cl भी यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये तो था बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ CCl4। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इसकी? प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। बच्चों एक साथ करा देता हूं, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसका यूज कहां करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैं इसके लिख रहा हूं बच्चों, ये जो CCl4 होता है, इट इज कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है बच्चों? लिक्विड होता है। कैसा? कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज कलरलेस लिक्विड एंड heavier than water। वाटर से ज्यादा हैवी होता है बच्चों। कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर से ज्यादा हैवी होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरी अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये सोलुबल होता है इथेनॉल एंड ईथर के अंदर, बट वाटर के अंदर बच्चों ये इनसोल्युबल होता है। वाटर में CCl4 डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती वहां पे। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, इट इज सोल्यूबल इन इथेनॉल, एंड ईथर, बट इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों? इनसोल्युबल होता है। पूछे क्यों नहीं भाई सोल्युबल होता? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं होता इसके पास। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोल्युबल होता है इथेनॉल एंड ईथर के अंदर, बट वाटर के अंदर हमेशा इनसोल्युबल होता है। वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टीज में या यूज कह लीजिए, it is used as a solvent। हमेशा solvent की तरह यूज होता है बच्चों। ये solvent की तरह यूज होता है, और ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो आपको पता है बच्चों, आप अपनी लेबोरेटरी में, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको CCl4 वहां पे मिल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एज ए सॉल्वेंट इसका हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, और बच्चों ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज है इसका, कि कहां पे हम करते हैं, एज ए सॉल्वेंट इसका हम यूज करते हैं। तो बच्चों इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, यूज देख लिया है, प्रिपरेशन मेथड देख लिया है, कॉमन नेम देख लिया है। अब इसके बच्चों हार्मफुल इफेक्ट की बात आती है। यूजफुल तो हमने देख लिया कि यूज होता है इसका एज ए सॉल्वेंट, प्रॉपर्टीज भी हमने इसकी जान ली, लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो उससे पहले आप जल्दी से इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसके CCl4 के हमने यूज भी देख लिया, इसकी प्रॉपर्टी देख ली, प्रिपरेशन मेथड देख लिया हमने इसका। अब हम बात करते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट की। कार्बन टेट्राफ्लोराइड बच्चों ये हार्मफुल होता है हमारे लिए। हार्मफुल में सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बच्चों। ये कोज करता है बच्चों, कोजिज कैंसर, कोजिज कैंसर। और कौन से वाला कैंसर बच्चों, लीवर कैंसर, कोजिज लीवर कैंसर इन ह्यूमन में कौन सा कैंसर कोज करता है बच्चों, ये लीवर कैंसर कोज करता है। तो कोजिज लीवर कैंसर इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए तो बच्चों बिल्कुल भी ये फ्रेंडली नहीं है, तो हार्मफुल है, कैंसर कोज करते हैं। दूसरा बच्चों ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। क्या करता है बच्चों, ये डिप्लीट्स, इट इज डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, इट इज डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, उसके लिए भी ये हार्मफुल है बच्चों। थर्ड क्या करता है बच्चों, ये इसका ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर होता है बच्चों ह्यूमन के अंदर, जैसे मैंने कहा लीवर कैंसर कोज करता है बच्चों। और क्या करता है ये बच्चों कि ये जो CCl4 होता है ये हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको इरेगुलर कर देता है, और कभी कभी तो बच्चों ये हार्ट बीट को स्टॉप भी कर देता है, तो ये हार्मफुल है हमारे लिए। क्या करता है, इट मेक्स हार्ट बीट irregular or even stop it, or even can stop it, इसको स्टॉप भी कर सकता है। तो हार्ट बीट को क्या करता है बच्चों, ये इरेगुलर कर देता है, और कभी कभी इसको क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। तो ये आपके जो इसके क्या है हार्मफुल इफेक्ट है किसके, CCl4 के। तो बच्चों ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में, जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। और क्या कंपाउंड्स है मैं लिख रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, फ्रियोन्स। कौन सा कंपाउंड्स है बच्चों, फ्रियोन्स। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है कुछ नहीं, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बहुत इजी है, बस आपने इसको समझना है कि फ्रियोन्स क्या होते हैं। तो फ्रियोन्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों इसकी डेफिनेशन की, सबसे पहले दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होते हैं, दे आर क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, CFCs का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, तो डेफिनेशन पे ध्यान देना बच्चों, क्या होते हैं, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, तो मीथेन एंड इथेन भी क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, क्लोरीन्स होता है। तो जो फ्रियोन्स होते हैं इसमें क्या होगा, क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, कार्बन, तो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होंगे। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको कलेक्टिवली बच्चों हम क्या कहते हैं, फ्रियोन्स। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन होता है, तो किसके बच्चों, एक कार्बन वाले या दो कार्बन वाले, दो कार्बन वाले होंगे तो इथेन होगा, और एल्केन कितने कार्बन का, अगर एक का होगा तो मीथेन होगा, तो उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बच्चों फ्रियोन्स। तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या लिखा है, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो एग्जांपल आता है हमारे पास फ्रियोन 11। तो फ्रियोन 11 इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर या फॉर्मूले की इसकी मैं बात करता हूं तो ये होता है आपके पास चलो ऐसे लिख देता हूं, CFCl3। तो CFCl3 ये होता है बच्चों फ्रियोन 11। दूसरा आपके पास होता है बच्चों फ्रियोन, यही कॉमन होते हैं बच्चों, फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 में जो आपके पास होता है ये होता है CF2Cl2, इसको बच्चों हम बोलते हैं फ्रियोन 12, और CFCl3 इसको बोलते हैं फ्रियोन 11। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ एक फ्लोरीन होता है और 3 क्लोरीन होते हैं। फ्रियोन 12 में क्या होता है, भी कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन होते हैं, 2
क्लोरीन होते हैं, इसलिए कह रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो देखो क्लोरीन है, फ्लोरो फ्लोरीन है, कार्बन कंपाउंड है किसके, मीथेन एंड इथेन के। तो बच्चों एक ही यहाँ पे आपको दिखा रहा है कार्बन, तो मीथेन से कंपाउंड है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल जो है फ्रियोन्स में मोस्ट कॉमन है, और इनमें भी हम बच्चों अगर बात करें तो फ्रियोन 12 की ये सबसे ज्यादा कॉमन है, CF2Cl2। तो जल्दी से आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आपको इसके प्रिपरेशन मेथड कराऊंगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फ्रियोन के प्रिपरेशन मेथड की। किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन। कैसे बनाते हैं भाई इसको, कैसे बनता है ये फ्रियोन की, अगर मैं बात करता हूं उसका प्रिपरेशन कैसे है। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, आपने जो स्टार्टिंग में जो मैंने आज स्टार्ट किया था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वही लेना है बच्चों आपने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 आपने लेना है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी रिएक्शन आपने करानी है बच्चों किसके साथ, एंटीमनी फ्लोराइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन करा देनी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है आपने CCl4, रिएक्शन करानी है एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करानी है बच्चों, देखो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड FbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करानी। होता क्या है बच्चों, जैसे ही आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन एंटीमनी क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो आपको जो यहाँ पे मिलता है CF2Cl2 मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रियोन 12। तो बच्चों इसको फ्रियोन 12 भी आप कहते हैं, या इसको आप ऐसे समझ लो फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 का मतलब क्या है, फ्रियोन 12। देखो फ्रियोन 12 को मैं फ्रियोन 12 क्यों कह रहा हूं, क्यों बच्चों इसमें ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, फ्रियोन 11 और फ्रियोन 12 में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। 1 मतलब क्या है, एक कार्बन है इसमें, 1 मतलब बच्चों एक कार्बन है। 2 मतलब बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रियोन क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें क्लोरीन भी होगा, उसके अंदर फ्लोरीन भी होगा, उसके अंदर कार्बन भी होगा। यही तो 3 चीजें होती है बच्चों फ्रियोन के अंदर, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है, यही होती है तीनों चीजें। तो फ्रियोन 12 को, जो इसको फ्रियोन 12 को मैं 12 कह रहा हूं, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो बच्चों, फ्रियोन 1 का मतलब है बच्चों कि इसके अंदर एक कार्बन होगा, ध्यान रहेगा, इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा। 2 मतलब इसके अंदर फ्लोरीन भी 2 होंगे और इसके अंदर क्लोरीन भी 2 होंगे। तो फ्रियोन 12 की जब भी बात आती है तो आप इजीली याद रख सकते हो कि फ्रियोन 12 का मतलब ये है कि एक कार्बन होगा और उसके अंदर 2 क्लोरीन होंगे, 2 ही फ्लोरीन होंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आसानी से कि फ्रियोन 12 का मतलब एक कार्बन होगा, 2 उसमें फ्लोरीन होंगे, 2 उसमें क्लोरीन होंगे। ओके, अब देखो ये तो इसकी प्रिपरेशन मेथड है। बनेगा बच्चों साइड में क्या, एंटीमनी क्लोराइड, ये भी साथ में बनेगा। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस आप करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो बच्चों। 2 इसमें यहाँ पे इसको लगा दो, क्योंकि हमें 2 दिखाई दे रहे, 2 इसमें इधर लगा दो, और 3 मॉलिक्यूल्स आपने इसके लेने हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या सर, आपने तो बहुत बड़ी रिएक्शन बता दी, कैसे याद होगी ये तो मतलब कि सर हार्ड दिखाई दे रही है रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको आसान वाली रिएक्शन भी बता देता हूँ, उसकी इसको बनाने का आसान तरीका भी आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। तो CCl4 की तो दूसरी रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो CCl4 की ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा आपके पास, और ये सेकंड मेथड में आपको इसका करा रहा हूँ। तो सेकंड मेथड आसान वाला करा देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन है फ्रियोन्स के बनाने की, लेकिन मैं आपको आसान वाला करा देता हूँ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है बच्चों, HF के साथ करानी है। CCl4 की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HF के साथ करानी है। और बच्चों CCl4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच है भाई, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच है। ऐसे ही तो अटैच है बच्चों, कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच है, 4। HF के साथ आपने रिएक्शन करानी है, और बच्चों आपने HF के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे याद रखना, क्योंकि फ्रियोन 12 बना रहे हैं, F2 2 F होना चाहिए, यहाँ पे एक ही है, तो हमने कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं इसके, 2। एक ये ले लिया आपने HF, एक HF में और ले लेता हूँ, कितने मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो HF में से कौन बच्चों, ये H पॉजिटिव, ये F नेगेटिव, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। HCl एक यहां से निकलेगा और एक HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, 2 HCl बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, कार्बन बचा हुआ है, ये लिख देता हूं मैं, कार्बन बचा हुआ है।
2 फ्लोरीन बचे हैं तो मैं लिख देता हूं बच्चों CF2। कितने क्लोरीन बचे हैं बच्चों? 2 Cl बने हैं, तो यही तो बचा हुआ है बच्चों आपके पास CF2 Cl2, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रियोन 12 कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रियोन 12 कहते हैं। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक HCl ये निकला है बाहर, एक HCl ये निकला है, तो प्लस 2HCl, प्लस 2HCl। तो बच्चों बहुत आसान रिएक्शन है बनाने के लिए। आप इससे बनाना चाहो तो इससे बना लो, इससे बनाना चाहो तो इससे। तो मुझे पता है कि आपको यही रिएक्शन आसान लगी होगी जिसमें हम CCl4 की रिएक्शन HF के साथ कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल से चिपके लेते हैं, बाकी आपका फ्रियोन 12 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो थे प्रिपरेशन मेथड। अब बात आती है भाई इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज कहां करते हैं? तो यूजेज की अगर मैं बात करूं कि इसका भाई यूज कहां हम करेंगे फ्रियोन का, तो बच्चों ये फ्रियोन नाम कैसे पड़ा है? तो फ्रियोन बच्चों फ्रिज से रिलेटेड है। फ्रियोन किससे रिलेटेड है? फ्रिज से रिलेटेड है। फ्रियोन फ्रिज, फ्रियोन फ्रिज, तो किससे रिलेटेड है? ये फ्रिज से रिलेटेड है। तो मतलब ये जो गैस है इस टाइप की कहां से निकलती होगी? ये बच्चों फ्रिज से ही निकलती है। ये गैस कहां से निकलती है? फ्रिज से ही निकलती है। तो बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फ्रिज में क्या काम करती है, क्या यूज होता है इसका फ्रिज में। तो बच्चों ये इट इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करती है। रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? रेफ्रिजरेंट। तो किसकी तरह यूज होता है? एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेट और या AC एयर कंडीशनर। तो AC और फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, दोनों के ही अंदर इसका यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। कूलेंट का काम करता है बच्चों ये। और मैं आपको बच्चों बता देता हूं कि ये जो फ्रियोन होता है इसका यूज आप सब लोगों ने डियो यूज किया होगा बॉयज में। तो बच्चों आप लोगों ने इसको पर्सनली ऑब्जर्व किया होगा डियो को, कि जब हम इसको बॉडी के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वहां से हमें क्या लगता है? कूल लगता है। तो एक्चुअली वो जो कूलेंट का वर्क करता है वो कौन करता है? हमारे पास यही होता है बच्चों, इसके अंदर भी फ्रियोन। तो डियो जो होता है आपके, तो डियो के अंदर भी क्या होता है बच्चों? ये यूज होता है रेफ्रिजरेंट, तो उसमें भी फ्रियोन ही होता है। तो यूज बस आपने इतना याद रखना है, यही हमने सब चीज इसमें पूछी जाती है। एक तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, प्रिपरेशन मेथड, यूज, और बच्चों इसका जो एक हार्मफुल इफेक्ट है वो भी आपको बता देता हूं। हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका, ये आपको मैं बता देता हूं कि ये भाई ये हार्मफुल इफेक्ट भी शो करता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बच्चों इसका? हार्मफुल इफेक्ट ये है भाई इसका, क्या है हार्मफुल इफेक्ट? तो हार्मफुल इफेक्ट में ये है कि बच्चों ये इट इज इनिशिएट रेडिकल मैकेनिज्म। इट इज इनिशिएट रेडिकल मैकेनिज्म फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कहां पे भाई? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। उसके लिए जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसको इनिशिएट कर देता है। तो बच्चों ये इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं है डायरेक्टली, वो किसके ऊपर है? ओजोन लेयर के ऊपर। हमारे लिए बिल्कुल भी इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मैं शायद इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लिखवा, डायरेक्ट मैंने यूज लिखवा रहा हूं, तो मैं इसकी बच्चों प्रॉपर्टीज आपको लिखवा लेता हूं। चलो इसके नीचे लिख लो आप इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कराना था, तो नोट करके लिख लो या सीधा प्रॉपर्टीज में आप इसकी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? इट इज, फ्रियोन की बात बता रहा हूं बच्चों। इट इज क्या होता है? इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल क्या होता है बच्चों? इट इज स्टेबल, अनरिएक्टिव। इट इज स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन कोरोसिव, और क्या होता है बच्चों? नॉन कोरोसिव। और इसमें आप कह सकते हैं अनरिएक्टिव, नॉन कोरोसिव, नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक होता है बच्चों। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इट इज स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, नॉन कोरोसिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, एंड इजीली लिक्विफिएबल।
एंड इजिली लिक्विफिएबल एंड इजिली लिक्विफिएबल होता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, देखो प्रोपर्टी अगर आप इसकी देखोगे तो स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर अनरिएक्टिव है तो स्टेबल तो होगा ही, ठीक है ना। अगर अनरिएक्टिव है तो स्टेबल तो हो गई। नॉन कोरोसिव है, कोई जलन नहीं पैदा करता। नॉन टॉक्सिक है, कोई इसका कोई जहरीला इफेक्ट नहीं है हमारे पास, इजीली लिक्विबल है। तो ये जो होता है आपके पास बच्चों, ये स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, तो हमारे लिए तो इस डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो ये हार्मफुल नहीं है। तो इसका इफेक्ट कहां होता है बच्चों? इसका इफेक्ट होता है ओजोन लेयर पर। कहां इफेक्ट होता है इसका? ओजोन लेयर पर। तो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, तो ये हमारे ऊपर डायरेक्टली इसका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन ओजोन लेयर के ऊपर इसका क्या होता है बच्चों? इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है कि ये इनिशिएट कर देता है रेडिकल मैकेनिज्म को, और जैसे ये रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देता है तो बच्चों यहाँ पर रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने आपको बताया है। और दूसरी चीजें ये है कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो बच्चों लास्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जो हमारे पास है, कौन सा नंबर है ये? आई थिंक 6 नंबर है बच्चों ये। तो लास्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास है DDT। ये बहुत सुना होगा बच्चों आपने, DDT। DDT भी बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और एज वेल एज आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी DDT से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा बच्चों इसके आयुपेसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। बोर्ड में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, DDT का आयुपेसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों इसके पूछे जाते हैं। हाँ, इसका यूज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं इसके स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर से पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है कि किसने DDT को डिस्कवर किया था या बनाया था, कौन है मतलब जिसने DDT का स्ट्रक्चर दिया था। तो बच्चों ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा उसमें, तो डोंट वरी अबाउट इट, बस आपने इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ DDT। सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर की ही बात करूंगा, फिर इसका आपको नाम लिखाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ DDT का स्ट्रक्चर तो बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपने बस सिर्फ बोर्ड पे पूरा फोकस कर देना है। क्या करेंगे हम इसमें? DDT में आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा है बच्चों, क्लोरोबेंजीन सबको आता है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना। आई थिंक आप सबको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आता है, यही होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, दूसरा भी आप क्लोरोबेंजीन बनाओ। एक क्लोरोबेंजीन बनाया आपने, दूसरा एक क्लोरोबेंजीन और बनाओ, इस पर Cl कहां से जोड़ो? नीचे लगा दो। ये भी बच्चों क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, 2 आपने क्लोरोबेंजीन बनाया। DDT का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बहुत आसान है। एक क्लोरोबेंजीन ये बनाया, दूसरा क्लोरोबेंजीन आपने ये बनाया, और बच्चों इन दोनों को ज्वाइंट कर दो। अब ज्वाइंट करने के लिए कोई सीमेंट नहीं लगा होगा आप यहाँ पे कि ईंट ले उससे इसको ज्वाइंट कर दो, तो किससे ज्वाइंट करेंगे? हमारे पास जो ज्वाइंट करने का है बच्चों वो है कार्बन। कार्बन से इसको हम ज्वाइंट करेंगे, क्लियर? कार्बन से हम दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कार्बन के 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों एक बॉन्ड तो इधर कोई बना होगा, दूसरा बॉन्ड इधर, तो मैं जोड़ देता हूँ H, क्योंकि जब भी कार्बन की 4 वैलेंसी हमने पूरी करनी होती है तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन। और बच्चों एक कार्बन आप इधर जोड़ दो, इससे 3 Cl जोड़ दो, बस बन गया स्ट्रक्चर ऑफ DDT। देखो एक क्लोरोबेंजीन ये बनाया, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये बनाया, कार्बन से इसको जोड़ दे, एक कार्बन के साथ आपने 3 क्लोरीन जोड़ देने। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। यही स्ट्रक्चर है बच्चों DDT का। अगर मैं इसके आयुपेसी नोमेनक्लेचर की अगर बात करूंगा बच्चों, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा भाई? इसका नोमेनक्लेचर इसका बहुत आसान है। तो बच्चों देखो इसके रेस्पेक्ट में ही देखना है आपने, ये दोनों के रेस्पेक्ट में, ये फर्स्ट मान लेता हूं उसको, सेकंड इसके रेस्पेक्ट में देखना है। तो बच्चों ये क्लोरीन किस पोजीशन पे जुड़ा है? इसके रेस्पेक्ट में देखो क्लोरीन किस पोजीशन पे है? पैरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कौन सी पोजीशन पे है भाई? पैरा पैरा पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, समझते हो ना? ऑर्थो पैरा भाई, जहां पर कोई ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप लगा है इस पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऐसे ही से यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, तो इसकी बराबर वाली ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो नाम कैसे लिखेंगे? पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ा है बच्चों? पैरा पोजीशन पे जुड़ा है आपका क्लोरीन।
इधर भी पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या है बच्चों, क्लोरीन, मतलब 2 क्लोरीन, कहां पर, दोनों ही पैरा पोजीशन पे। तो मैं लिखता हूं बच्चों इसके नोमेनक्लेचर में इसके नाम को पैरा 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 पैरा, पहला ये लिखा मैंने, फिर दूसरा पैरा ये लिखा, इस पे डैश इसीलिए लगाया कि बच्चे दोनों अलग अलग है। पहला पैरा के लिए मैंने पी लिख दिया, दूसरे वाले पैरा के लिए मैंने डैश लगा दिया। तो पी मतलब है पैरा, पैरा पैरा क्या क्या है पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एक क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन। तो मतलब 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये हो गया पैरा पैरा डाई क्लोरो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये भी पैरा पोजीशन पे है, ये भी पैरा पोजीशन पे है, तो इसके लिए पैरा, फिर इसके लिए पैरा, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, पैरा पैरा डाई क्लोरो। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम। अब बच्चों इसको देखो, ये कौन सा ग्रुप है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है। बच्चों ये बेंजीन ये होता है जब ये बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होता है, लेकिन जब ये किसी से जुड़ा होता है, जुड़ा होने का मतलब ये है कि इसकी एक वैलेंसी खाली होती है। तो आप अगर इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो बच्चों ये कुछ इस तरह से बन जाता है, एक वैलेंसी इसकी खाली हो सकती है। अगर इसको मैं दिखाऊं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H6 होता है। अगर C6 में से H6 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता है बच्चों C6H5 बन जाता है, एक वैलेंसी खाली, यानी कि इधर कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, देखो ये था आपके पास, इधर एक वैलेंसी खाली थी, तो ये बच्चों ये कौन सा ग्रुप बोलते हैं C6H5 को, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, फिनाइल। तो ये बेंजीन नहीं है, ये फिनाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक फिनाइल और दूसरा फिनाइल, दो फिनाइल, 2 के लिए बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल। देखो ये क्लोरो तो पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये फिनाइल 2 फिनाइल, 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई फिनाइल। तो नाम क्या होगा बच्चों, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया बच्चे जी, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, जब हम कार्बन को नंबरिंग देते थे तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं बच्चों। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। कितने क्लोरीन भाई, 3, और 3 के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, 3। बच्चों आगे स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, आपको सीधा ही लिखना है। तो 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं भाई, ट्राई। क्या यूज करते हैं, ट्राई। क्या है क्लोरीन, तो ट्राई। क्लोरीन के लिए वर्ड क्लोरो, ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है बच्चों, 2 वर्ड, 2 के लिए हम यूज करते हैं ईथ। 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ईथ वर्ड रूट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो इथेन। सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, इथेन। तो नाम क्या हुआ भाई, नाम हुआ पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन वाला इथेन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर जितना आसान है उतना ही आसान इसका नाम भी है। तो एक क्लोरोबेंजीन ये बनाना है, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये बनाना है, कार्बन से अटैच कर देना है, दूसरे कार्बन पे 3 Cl जोड़ देना है, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाम क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर आप इसको एक बार अपने हाथ से स्ट्रक्चर बनाओगे, नाम लिखोगे, तो आपको हमेशा के लिए इसका डीडीटी का स्ट्रक्चर भी और डीडीटी का नाम भी याद हो जाएगा बच्चों कि क्या होता है डीडीटी। तो पहला डी बच्चों डाइक्लोरो के लिए, दूसरा डी डाइफिनाइल के लिए, और टी मतलब ट्राइक्लोरो इथेन, इसलिए हम इसको बच्चों डीडी कहते हैं। पहला डी डाइक्लोरो, दूसरा डी डाइफिनाइल, और टी जो लगाया बच्चों ये लगाया ट्राइक्लोरो इथेन के लिए पूरा पूरा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होता है बच्चों इसका नाम। अब इसके बच्चों अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं यहाँ पे नोट करके आपको बताता हूं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, सबसे पहला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है बच्चों, जो कि 1873 में बनाया गया था। 1873 में इसको बनाया गया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, और जिसके लिए बच्चों
पोल मुलर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, पोल मुलर, सॉरी एक पोल मुलर, पोल मुलर। ये पोल मुलर जो थे बच्चों, इनको नोबेल प्राइज मिला था, गेट नोबेल प्राइज, गेट नोबेल प्राइज कब? 1948 में नोबेल, पोल मुलर को नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो कि 1873 में बनाया गया था, जिनके लिए पोल मुलर को नोबेल प्राइज मिला। बच्चों नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज होता है ये वर्ल्ड में बच्चों। तो पोल मुलर को नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन किया था। और बच्चों ये इतना बेनिफिशियल क्यों था, क्यों नोबेल प्राइज मिल गया इस पे? तो क्योंकि बच्चों इसके यूज में अगर मैं बात करता हूं, इसके यूज में, तो यूज में इधर लिख देता हूं बच्चों इसके। तो यूज की अगर मैं बात करता हूं कि क्यों इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि बच्चों इसके यूज की अगर बात करता हूं, इट इज चीप एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड था बच्चों दैट टाइम। इट इज चीप एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इट इज चीप एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड था बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा ये था बच्चों कि ये वेरी इफेक्टिव था, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोज, अगेंस्ट मॉस्किटो। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट टाइम मच्छरों से होने वाली जो डिजीज थी मलेरिया। आपको पता है बच्चों मलेरिया जो होता है वो एक फीमेल मॉस्किटोज होता है जिसको हम फीमेल एनाफिलीज कहते हैं। तो फीमेल एनाफिलीज जो होता है बच्चों वो मलेरिया कोज करते हैं, बहुत सारे लोग मलेरिया से मरते थे। आज भी बच्चों ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज हमारे पास इसके प्रॉपर एक तरह से ये कहते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर मेडिसिन है हमारे पास आज मलेरिया की। लेकिन सोचो कि आज से बहुत साल पहले जब इसको बनाया था उस समय बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। तो बच्चों उस समय ये डीडीटी का फॉर्मेशन किया गया, और डीडीटी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड, पावरफुल इसका मतलब एक इंसेक्टिसाइड के रूप में वहां पे उभरा, और वेरी इफेक्टिव था। किसके लिए? मॉस्किटोज के लिए, मच्छरों को रोकने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। तो बच्चों क्योंकि अगर मच्छरों को रोक रहा है तो मलेरिया नहीं होता। तो बच्चों आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी नगर निगम वाले जब आपके मोहल्ले में आते हैं, आपके गांव में आते हैं, तो वो किसका छिड़काव करते हैं? डीडीटी का, डीडीटी का ही छिड़काव करते हैं बच्चों आज भी। तो ये वेरी इफेक्टिव है अगेंस्ट मॉस्किटोज, जो कि क्या कोज करते थे? मलेरिया। बट इसी के साथ साथ बच्चों आज इसको कई कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया डीडीटी को, क्योंकि इसके साथ साथ इसके दैट टाइम तो उसके वाकई में बहुत ज्यादा इसका यूज था, इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी हमने जब इसको और स्टडी किया तो ये पाया कि भाई इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी है इसका। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है बच्चों? इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है बच्चों कि ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड वेरी स्टेबल होता है, या एक्सट्रीमली स्टेबल भी आप बोल सकते हैं। जल्दी से डिग्रेड नहीं होता, या जल्दी से क्या होता ही नहीं है डिग्रेड, वेरी स्टेबल होता है। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि ये वाटर पोल्यूटेंट की तरह वर्क करता है। वाटर पोल्यूटेंट क्या होता है? वाटर पोल्यूटेंट, क्योंकि डीडीटी का जैसे छिड़काव होता है, बरसात होती है, तो बच्चों तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो पानी के साथ बहकर कहां चले जाता है? आपके जो ओशंस होते हैं उनमें चला जाता है, जो रिवर होती है उसमें चला जाता है, और उनसे कहां जाता है? उनसे जो उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस, उनके अंदर चले जाता है, उन्हें इनटेक कर लेती है इसको। और उन फिशेस को कौन खाता है अल्टीमेटली? उन फिशेस को कौन इनटेक करता है? उनको फिर ह्यूमंस खाता है। और फाइनली इसका फिर क्या हो जाता है बच्चों? ये कोजिज करते हैं, कोजिज कैंसर, कैंसर को कोज करते हैं भाई। क्या कोज करते हैं? कैंसर कोज करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है फिशिस के अंदर, उस फिशिस को कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग, और उनमें क्या कोज करते हैं? कैंसर करते हैं। तो बच्चों ये इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वेरी स्टेबल होता है, वाटर पोल्यूटेंट है और कॉज कैंसर। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं 6, तो जो आज आपको कराए गए हैं डीडीटी, फ्रियोन्स, CCl4 बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एक मैंने आपको पढ़ा था क्लोरोफॉर्म। तो इनमें अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो लास्ट वाले दोनों डीडीटी और आपका फ्रियोन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये नहीं आपने इनको तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ बच्चों चैप्टर में भी आपके पास सिंपल कुछ एक्स्ट्रा टर्म है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कुछ कन्वर्जन है, कुछ टेस्ट है, वो मैं लेकर आऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आपका टॉपिक क्या, चैप्टर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टर्म जो रह गई उनको मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जितनी भी टर्म हमारी रहेगी, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं भाई, कुछ कन्वर्जन है, मैं कन्वर्जन में लेके आऊंगा, कुछ केमिकल टेस्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलोजीन्स के, वो टेस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो बच्चों वेट करना है और इसको अच्छे से स्टडी करना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। और बच्चों इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।